दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में तीसरे चरण का मतदान होना है। 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले अब तक जो है वो 165 सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान हुआ था और बताया ये जाता है कि पहले चरण के मुताबिक महागठबंधन का पलड़ा जो है वो भारी रहा था। उसके बाद जो है वो दूसरे चरण के वोट डाले गए, 94 सीटों पर मत डाले गए और वहां पर यह कहा जाता है कि कोई भी सियासी सूरमा जो होगा वो भी भाप नहीं पाया कि आखिरकार दूसरे चरण में जो 94% जो 94 सीटें थी उस पर किसका पलड़ा भारी रहा। कहा यह जाता है कि नपातुला रहा। कुछ लोगों का कहना है कि एनडीए जो है वो हावी रहा, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बराबरी का मुकाबला रहा दूसरे चरण में 94 सीटों पर। जबकि आखिरी चरण जो 78 सीटों पर अब मत डाले जाने हैं वहां के बारे में ये बताया जाता है कि अब अभी जो मौजूदा जो हालत है वहां पर तकरीबन 37 सीटें उसमें से जेडीयू के पास है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि 78 सीटों पर जो मतदान होना है, बताया ये जाता है कि जो पूर्वांचल का जो इलाका है यहाँ पर एमवाय समीकरण जो है वो काफी हावी रह सकता है। इन तमाम मामलों पर बातचीत हम करेंगे। बिहार के एक बड़े पत्रकार हमारे साथ में हैं, शैलेंद्र सिंह। इनसे पहले भी हमने बात की थी एक मर्तबा और काफी करीबी से जानते हैं बिहार की राजनीति को। शैलेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। देश लाइव में आपका स्वागत है। चरण पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में बताया गया कि महागठबंधन जो है वो हावी रहा। दूसरे चरण में बताया जाता है कि नपातुला रहा। तीसरा चरण 78 सीटों पर है। बताया जाता है कि यहाँ पर एमवाय समीकरण काफी हावी रहने वाला है, ये कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सहल कुरैशी जी आपका। और इन तमाम विश्लेषण के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो पूर्वांचल के जो कल 77 सीटों पर जो चुनाव होना है उस पे किस तरीके का, आपको बता दें कि सीमांचल है, मिथिलांचल है और तिरहुत है। इन तीन जगहों पर जो है 78 जो है सीटों पर चुनाव होना है। अब बात करते हैं हम लोग की समीकरण का। तो समीकरण आपको एक, पहले हम लोग विश्लेषण शुरू करें उसके पहले हम आपको एक समीकरण बताते हैं मोटा मोटी तौर पे कि नीतीश कुमार जो है अब उनका दांव लगा हुआ है उन जगहों पर, क्योंकि 37 उम्मीदवार जो है 78 में से उनके हैं और उसमें से 20 सीट वो पहले जीत चुके हैं और 9 पे उनके उम्मीदवार जो हैं लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे सहल जी समय बदला, चूंकि पिछले बार जो है नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, लेकिन पिछला हालात और अब के हालात में बहुत फर्क आ गया है। और जो सीमांचल का वोटरों का टेम्परामेंट है, चाहे जो उनका आप चहेता कर सकते हैं, चाहे वो समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के हैं। चूंकि बीजेपी के खिलाफत शायद उनको ना पसंद हो, ये बात की बात है, लेकिन जो एक कहते हैं कि एग्रेसिव वोटिंग करते हैं सीमांचल के लोग। और एक सहल जी हम आपको एक हम तो समझा देते हैं, आपको एक आंकड़ा बताते हैं जी। देखिए सहल जी यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि जो कल जो चुनाव होना है उसमें जो है 35 सीटों पर अति पिछड़ा जातीय असरदार, 30 सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावशाली स्थिति में है और सीमांचल की कई सीटों पर 50 से 60% अल्पसंख्यक जो वोटर हैं वो निर्णायक साबित होंगे। हालांकि नीतीश कुमार जो है एक इमोशनल मैसेज देकर इन तमाम विरामों को जो है रोकने की कोशिश की है, हवाओं का रुख को अपने तरफ करने की कोशिश की है। तो सहल जी, अगर नीतीश कुमार का जो वो इमोशनल और राजनीति का उनका जो आखिरी तर्कस जो कह सकते हैं राजनीतिक तर्कस है, उन्होंने वो चलाने की कोशिश की है, चलाया है। अब अगर वो इसमें सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे एनडीए को फायदा होगा, जदयू को जो है वोट समेटने में जो है जो अपना पिछला बचाने में होगा। लेकिन सहल जी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक दिखता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि राजनीति के माहिर हैं, उन्होंने ये अपना आखिरी तर्कस छोड़ा है। अब देखना ये होगा कि जनता जो है कितना
जो है उनके भावुकता पे जाती है या फिर वो महागठबंधन पे जाती है। सर लेकिन शैलेंद्र भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि जिन 78वीं चरण का मतदान होना है, उसमें आपने बताया कि अल्पसंख्यकों की आप जो है वो निर्णायक भूमिका में अल्पसंख्यक वहां पर रहेंगे होंगे। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जिस तरीके से एक बड़ा फैक्टर ये पहले बताया जाता था कि ओवैसी हैं, पप्पू यादव हैं, ये जो लोग एक अलग जो है वो समीकरण बनाने की कोशिश में थे, लेकिन वहां की जो आप बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की, तो क्या माना जाए अल्पसंख्यकों का झुकाव जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो बातें कही, लालू प्रसाद यादव का आरजेडी का जो पुराना जो इतिहास रहा है, और ये एमवाय समीकरण पर हमेशा जो है वो सत्ता में रहे हैं ये लोग, तो ऐसे में जो 10 लाख नौकरियों वाली जो बात थी, जो तेजस्वी यादव ने कही थी, क्या 10 लाख नौकरियों वाली जो बात थी उस पर नीतीश कुमार का ये जो भावुक एक जो बयान उन्होंने दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, क्या माना जाए जो युवा हैं जो बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं, क्या वो नीतीश के इस माया जाल में आएंगे जिस तरीके से मोदी की तरह एक जाल इन्होंने फेंका? ये जी बिल्कुल माया जाल में तो नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं सहज जी कि कोई बहुत बेहतर विकल्प जो है बिहार में नहीं है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को फायदा हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो चिराग पासवान का जो बयान आ रहा है, आप एक गौर कीजिएगा कि नीतीश कुमार एक तरफ जो है अपने इमोशनली जनता के बीच जाते हैं और बोलते हैं कि उनका आखिरी राजनीतिक चुनाव है इस बार, तो दूसरी तरफ जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिट्ठी के जरिए कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, उनमें अपनी आस्था दिखाए जनता। तो आप समझ सकते हैं कि मसला क्या है और कहां पर जाकर ये टिक रहा है। दूसरी तरफ है कि अमित शाह जो है वो एनडीए के बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, तो जब बिहार में इतना रस्साकसी है और एनडीए खुद फंसा हुआ है, महागठबंधन का पलड़ा बहुत जगह पर भारी हो रहा है, उसके बावजूद अमित शाह का बिहार का दौरा नहीं करना और जस्ट उसके बगल में बंगाल का दौरा लगातार करना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है सहल जी। और दूसरी तरफ चिराग पासवान, आप जो विरोधी पार्टी है, उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान को एक फोन अगर आ जाए अमित शाह चाहे प्रधानमंत्री जी का, तो फिर चिराग पासवान का सुर और ताल दोनों बदल जाएगा। तो तमाम जो है आरोप है, प्रत्यारोप है, लेकिन समझने वाली बात क्या है, ये बहुत हम लोग लगातार जो इस पे विश्लेषण हम लोग करते हैं कि अबर जो है 2020 का बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, कई मायनों में जो है बहुत अलग होने वाला है सहल जी, और जो हम लोग परिणाम नहीं भी सोच सकते हैं, वो परिणाम भी देखने को मिल सकता है। शैलेंद्र भाई, जिस तरीके से हमेशा से कहा जाता है कि जो स्वर्ण वोट रहा है वो हमेशा से बीजेपी का वोट रहा है, चाहे वो शहरी इलाकों में हो चाहे वो ग्रामीण इलाकों में हो, इस बार ये कहा जा रहा है कि जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां पर तो स्वर्णों का वोट बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन एनडीए का उम्मीदवार बीजेपी के अलावा अगर जेडीयू का या किसी और पार्टी का उम्मीदवार अगर है तो वहां पर स्वर्ण जो है वो वोट नहीं दे रहे हैं उनको। ये क्या इसमें कुछ ऐसी कुछ बात निकल कर सामने आ रही है? देखिए सहल जी, बात ऐसा है कि जो स्वर्ण वोट है वो जो है एक जब जाता है, चूंकि आप देख सकते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, अब इसमें देखिएगा कि बीजेपी है, जदयू है, चाहे आरजेडी है, इसमें जिनको टिकट नहीं मिला है वो बागी होकर दूसरे पार्टियों से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के जो है टॉप लीडर जो है वो जो है एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो स्वर्ण है उसमें जो उनका वोट है, तो जाहिर सी बात है वो लेंगे। और जब मतदान का तिथि आता है, ये आता है, समय आता है, तो वहां पर जो है कभी भी सहल जी देखिएगा कि हम बिहार क्या पूरे देश में कि जब भी टिकट का बंटवारा होता है तो पार्टियां कोई भी हो, जातीय आधारित इलाकों के जो ध्यान में रख कर ही टिकट दिया जाता है कि इस जाति का बहुल यहाँ पे है तो इस जाति के ही टिकट दिया जाए। लेकिन ये पटना, आप कह सकते हैं कि पटना जो है वो छोड़ दीजिए, पटना जो है बीजेपी का प्योर गढ़ है और 30 वर्षों से लगातार बीजेपी जो है 3 सीट जो है वहां पर जीतते आई है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सीमांचल का, मिथिलांचल का, तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमांचल में बहुत ही टफ होने वाला है मसला, और सीमांचल जो है बिहार की जो सरकार बनेगी, जो नया सरकार का गठन होगा,
उसमें सीमांचल का बहुत बड़ा भूमिका होगा, वहां के मतदाताओं का भूमिका होगा। क्योंकि आप बोले कि रोजगार की बात है, रोजगार देश की तरफ से किया गया है। रोजगार के अलावे भी वहां के लोग कई ऐसे चीज है जिसकी बाढ़ है, सुखाड़ है और तमाम शायद जो बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार को भी पता है, एनडीए को भी पता है कि उनको बहुत ज्यादा जो है तवज्जो वहां नहीं मिलेगा। ये चूंकि हम लोग नहीं बोल रहे हैं, जो समीकरण आ रहा है, जो लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। तो जो समीकरण आ रहा है उसमें, और ये दिखना बहुत आखिरी जो फिर हम दोहरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आखिरी में जो अपना इमोशनल जो तर्कस छोड़ा है जनता के बीच में, ये संभव बहुत कम लगता है कि संभव होगा। क्योंकि जनता भी जो है अब जाग चुकी है, उसको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। और उन बिल्कुल इलाकों में देखिएगा कि आज भी लोग पिछड़े हैं। दूसरी बात यह है कि कल का जो चुनाव हुए उसमें सीमांचल के हम बार बार जिक्र कर रहे हैं सैल जी। तो अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आप भी सुनते होंगे कि कोई भी चुनाव हो, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक। लेकिन ये बिल्कुल कभी नहीं देखा लोगों ने कि अल्पसंख्यक है तो कहाँ पर है, अल्पसंख्यक बिल्कुल। की स्थिति क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा करीब से जाकर देखिएगा तो अगर आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशानी में है तो वो अल्पसंख्यक है। वो कई अच्छा मामलों में, हर चीज में टारगेट करना, रोजी रोजगार में टारगेट हो जाना। तो सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी बने, लेकिन मतदाताओं को भी सोचना होगा कि जो बेहतर हो बेहतर सरकार चुने, और बेहतर सरकार चुनेगी तभी उसका मसला हल होगा। अन्यथा अल्पसंख्यक, देश के पूरे चुनाव में अल्पसंख्यक नाम आपके कानों में जरूर जाता होगा, क्योंकि आप भी देश दुनिया की खबरों को कवर करते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक आज भी हाशिए पे हैं, ये करने में उनको कोई गुरेज नहीं होगा। तो ये सोचना होगा। अब कल हॉट केक बना हुआ है कि सीमांचल, अब जी सीमांचल में हर नेता जा रहे हैं, हर लोग ये अपने आप को, लेकिन सीमांचल के लोगों की स्थिति क्या है वो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आखिर वजह क्या है। और ये राजनीतिकरण जो है, ये कभी भी एक स्वच्छ सरकार बन जाए, ये लेकिन ये राजनीतिकरण जो है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, ये तमाम मुद्दों को गौन कर दिया गया है सहल जी। और स्थितियां ये है। बीच में आपको रोकूंगा मैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाद में नीतीश कुमार ने भी शुरू किया, जिस जंगल राज की याद दिला रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस जंगल राज की बात करते हैं, क्योंकि गुजरात में जब 2017 में चुनाव थे तो यहाँ पर भी जो है वो मोदी इसी तरीके से कहा करते थे कि गुजरात में गुंडा राज था कांग्रेस का और काफी गुंडे लोग थे जो परेशान किया करते थे, इस तरह की बातें वो किया करते थे। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी की दाल काफी पतली रही। बिहार में जिस तरीके से जो ये गुंडा राज को याद दिला रहे हैं, लेकिन जो युवा हैं 1 करोड़ से ज्यादा जो नए वोटर हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें जंगल राज के बारे में कुछ नहीं पता। लालू के वक्त में क्या राज था उन्हें नहीं पता। शायद इसी वजह से तेजस्वी के साथ में वो लोग चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी जो है वो रोजगार की बात करते हैं। लेकिन आपने जो नीतीश की बात कही कि नीतीश कुमार ने अपने तरकश का आखिरी तीर जो छोड़ा है, और ये एक भावुक कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर जो है वो ये बात करने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन जो कहीं ना कहीं दबी जबान में, आप अगर बिहार के जो जैसे मैंने बात की आपसे, जो कुछ लोगों से बात की, तो वहां पर भी इस बात को लेकर कानाफूसी चल रही है कि जो एलजेपी है, जो पासवान है, कहीं ना कहीं बीजेपी की एक पॉलिसी बनाई गई, उसी के तहत जो है पासवान को एक अलग जो है वो एलजेपी को चुनाव लड़ने की बात कही गई, ताकि जो नाराज वोट है वो महागठबंधन को न चला जाए, एलजेपी को चला जाए, और महागठबंधन के जो है वो वोट परसेंटेज न बढ़ जाए। तो क्या ये कुछ जो रणनीति बीजेपी बनाकर चल रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सहज जी, लगातार 15 वर्षों से जो है यहाँ पे एनडीए की सरकार है, बीच में महागठबंधन की सरकार कुछ वर्षों तक हुआ। लेकिन लगातार जो है नीतीश कुमार जो है लगातार जो है बीजेपी पर हावी है बिहार में। और बिहार में जो है बीजेपी का कोई नेतृत्व नहीं है। और शायद यही वजह है कि अमित शाह को, चाहे केंद्रीय नेतृत्व को, ये पसंद नहीं है कि कोई नेतृत्व करे, कोई उनके बराबर आकर खड़ा हो। तो यही वजह है कि एक तरह से एक रणनीति है। और बिना बीजेपी की रणनीति ये है कि लगातार बार बार आप देखेंगे चिराग पासवान जो है वो बोल रहे हैं क्या कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो समर्थन करेंगे, वो समर्थन करेंगे। बीजेपी को वो लगातार जो है बोले समर्थन करेंगे। दूसरी चीज है, जहां पर जदयू
का कैंडिडेट है, वहां पर चिराग पासवान बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहां पर खड़ा किए हुए। तो उसका मकसद है कि जदयू को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाना। और देखिए सहल जी, यहाँ पर समझ सब रहा है, ये राजनीति है, और राजनीति में ना तो कोई किसी का सगा है और न कोई बिल्कुल किसी का दुश्मन है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि राजनीति तो है, लेकिन सबकी मजबूरियां हैं। बीजेपी की भी मजबूरियां हैं, नीतीश कुमार की भी मजबूरियां हैं, महागठबंधन की भी मजबूरियां हैं। तो मजबूरियां सारे लोगों की है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बीजेपी के रणनीति की। तो आने वाले दिनों में शायद हम लोग बराबर विश्लेषण में चर्चा कर रहे हैं कि बहुत चौंकाने वाला जो है ना, बहुत चौंकाने वाला जो है समीकरण निकलेगा, बहुत खबर जो है बहुत चौंकाने वाला होगा। हम लोग के जितने भी व्यूअर्स हैं वो देखेंगे, हम लोग को जो भी व्यूअर्स हैं उनको कि हम लोग विश्लेषण करके बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा 2020 अपने आप में अनोखा होगा। और एक बात और, जो आप बोले अपराध की बात है, तो 15 साल बनाम ये 15 साल नीतीश कुमार जो है उसको लेकर चल रहे हैं। 15 साल वो रहे, 15 साल ऑलरेडी की सरकार थी, 15 साल इनका है, तो तुलनात्मक कर रहे हैं। एक चीज है, लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर है पहले से, लेकिन बहुत कुछ उसके अलावा बेहतर है, ये कहना बहुत जल्दीबाजी है। जी सर। अच्छा, दूसरा इसमें जिस तरीके से शैलेंद्र भाई जब चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो मुद्दे कुछ और थे, अचानक से मुद्दे ये आ गए। लेकिन बीच चुनाव में एक एक करके बीजेपी के कई नेता को बताया गया कि कोरोना से संक्रमित हैं और कोरोना के नाम पर उन्होंने अपने आप को जो है वो डाल लिया, अपने अपने क्वारंटाइन हो गए वो लोग। ये भी खबर उठी कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी ने अलग थलग कर दिया है पूरे तरीके से। अमित शाह खुद नहीं आए, सुशील मोदी कोरोना के नाम पर अंदर चले गए, इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी कोरोना के नाम पर अंदर चले गए, शाहनवाज हुसैन कोरोना के नाम पर अंदर चले गए। तो बीजेपी बिहार में जो बैसाखी जो कहा जाते थे जैसे नेता, बिहार के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं कोरोना के नाम पर बिल्कुल साइडलाइन हो गए, चले गए, कोप भवन में चले गए कह सकते हैं, और नीतीश कुमार को जानबूझकर अलग थलग कर दिया है। सबसे बड़ा दिलचस्प आपको सहल जी बताते हैं कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है प्रोग्राम था, वो आए और उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए होंगे उनको निकाला जाए, जो उनका अपना स्टाइल है। वो बोलकर बढ़े, उसके थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने बोला कि किसकी हिम्मत है जो वो किसी को बाहर निकाल दे, देश सबका। तो इसी से पता चलता है कि दोनों की लाइन कितनी बीजेपी और जेडीयू में कितना ज्यादा बिल्कुल। और नीतीश कुमार चाहते नहीं है कि उनका जो है वोट बैंक बिगड़े, क्योंकि हम लोग पहले जिक्र किए हैं कि वहां तो बिल्कुल आपने जो बताया अल्पसंख्यकों की वहां पर आबादी है, और मुस्लिम वोट जो है वो कभी इस तरीके का लोगों को नहीं देगा। तो ये चाहते हैं नीतीश कुमार की वो जो है धर्म का भी वोट ले ले, मोदी जी के नाम पे भी, और अपने नाम पे मुस्लिम का भी वोट ले ले। तो ये संभव होता दिख नहीं रहा है। वो पिछले बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वो परिपक्व नहीं है, लेकिन उनके जिस तरीके से भाषण होते हैं, उनकी जो शैली होती है, जिस शैली में वो रैलियां कर रहे हैं, दो दो करके दिन में 19 18 रैलियां वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने उतारा चुनाव प्रचार में, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी के खुद के भी कई ऐसे जुमले थे जो काम नहीं आए बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का लाइन पकड़ा वो एक जबरदस्त लाइन है, क्योंकि बिहार के युवाओं को वो काफी अट्रैक्ट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ को जब उतारा चुनाव प्रचार में, योगी आदित्यनाथ ने पोलराइजेशन करने की, ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश भी की। एक वक्त ऐसा भी आया कि तेजस्वी यादव को योगी आदित्यनाथ के बारे में सवाल किया गया, पूछा गया उनसे, लेकिन उन्होंने उस सवाल को टाल दिया, क्योंकि तेजस्वी इस बात को समझते थे कि अगर योगी आदित्यनाथ की बात पर अगर वो जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं फिर सवाल जवाब और सारी छींटाकशी शुरू होगी और पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो क्या ये जो पोलराइजेशन का फैक्टर है, क्योंकि 2015 में भी ये हुआ था, लेकिन बिहार की जनता ने पोलराइजेशन पे ध्यान नहीं दिया, पोलराइजेशन नहीं होने दिया था। अब क्या माना जाए, अब क्या होगा? जी बिल्कुल सही बात आपने कहा सहज जी, कि जब योगी आदित्यनाथ, चूंकि वो जाने जाते हैं हिंदुत्व के नेता हैं और हिंदू कट्टर जो हिंदू होता है वो है, तो जाहिर सी बात है उनको वहां भेजा जाता है और वहां के लोग जो है आकर्षित होकर जो है वोट में तब्दील हो जाते हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी से जब पूछा गया तो तेजस्वी को पता था कि अगर इस पे कोई टीका टिप्पणी करेंगे
तो नुकसान अगर होगा तो फिर तेजस्वी महागठबंधन को होगा और फायदा हो जाएगा योगी आदित्यनाथ बीजेपी एनडीए को। तो यही वजह है, बिल्कुल आप सही कहे, बिल्कुल सही कहे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, एक तरफ जदयू जो है चिराग पासवान बहुत ज्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं वोट तो काटेगा। ऐसा तो नहीं कि चिराग एलजेपी का कोई वजूद ही नहीं हो, कोई कुछ बोल दे वजूद ही नहीं हो, ऐसा ना आप मान सकते हैं ना हम मान सकते हैं। जहां तक हम लोग का अपना पत्रकारिता का जो अपना हम लोग का विश्लेषण है, और उसके बाद वो आदित्यनाथ की बातों को काटते हैं, तो ऐसे में समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में उनके सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है, और वो चाहते हैं कि हम आखिरी बार सत्ता पे आसीन भी हो जाएं, सबको खुश भी रखें। और खुश कब तक? जब तक कि उनको चुनाव है कल तक। कल के बाद कुछ नहीं, चुनाव होना है। और यही वजह आपने सही कहा कि एक तरफ एक जो नया लड़का उनके सामने जो छोटा है, वो अपने राजनीतिक जो आगे, चूंकि उसका आगे बहुत कैरियर है, तो वो जो है वहां पे बोलना बंद किया, इसलिए कि कोई प्रतिक्रिया देने से कोई जानता था कि नुकसान होगा। लेकिन फिर एक चुप कर गए नीतीश कुमार कि वो योगी आदित्यनाथ को बोल दिए, तो जाहिर सी बात है खटास होगा। और दूसरी तरफ आपको और बता दें कि सुशील कुमार मोदी बोले कि ये जदयू के एक सांसद है जो कि वो बीजेपी के खिलाफ में, और बीजेपी के सांसद जो है जदयू के खिलाफ में है। और ग्राउंड लेवल पर जो है वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी जो है वो सही से बैठ नहीं पा रहा है ट्यूनिंग। बिल्कुल शिकायत नहीं बैठा पाए मोदी और नीतीश और सब मिलकर भी। सहज जी, चूंकि ये जो पिछला जो चुनाव हुआ था वो एक महागठबंधन था, आरजेडी था कांग्रेस का, तो वहां पे जो है टेम्परामेंट जो है वहां पे वादे, और वहां पे जो है वादा करना, चाहे वहां पे चुनाव भाषण करना, बहुत दूसरा चीज था। और यहाँ पे बिल्कुल अलग है। तो वहां पे कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे है, वो दोनों में तालमेल बीजेपी और जदयू में बैठ नहीं रहा है। और यही वजह है कि इसका नुकसान जो है बहुत नुकसान होगा, और जदयू को तो नुकसान होगा ही होगा, और महागठबंधन को फायदा दिख रहा है। लेकिन फिर भी बिहार चुनाव में जिस तरीके से सीधा मुकाबला नीतीश और जो वहां की जो मुकामी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं जो राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं, जेडीयू हैं, आरजेडी हैं, एलजेपी हैं, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होती है तेजस्वी के साथ में, बस वहीं पर कांग्रेस के कुछ नेता नजर आते हैं। बाकी इसके अलावा कांग्रेस जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें 2015 में 40 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 28 सीटें कांग्रेस जीती थी। उसके बाद अब जो है वो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका आकलन, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं? अगर कहें सीटों के मामले में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए सहल जी, जो कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, राहुल गांधी जो है वो लगातार जो कई रैलियां बिहार में कर चुके हैं, और वो कल भी किए, और उन्होंने कहा कि अब जो है यंग लोग आने वाले हैं, अब लोग कुर्सी छोड़ दें, जो उनका अपना शैली है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस से शांत है, और चूंकि कांग्रेस से बहुत लंबे समय के बाद, जगन्नाथ मिश्रा के बाद जो है कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई थी और इतना बढ़िया प्रदर्शन हुआ था। और कांग्रेस चाहती है कि बिना मीन मेख निकाले और महागठबंधन के साथ जो चुनावी समीकरण चल रहा है, जो रणनीति चल रही है, उसके ढर्रा पे चले। और चूंकि कांग्रेस के टिकट बांटने में भी सहजी बहुत सारी पार्टियां जो वहां विवादित है और विरोध भी हो रहा है, तो कांग्रेस जो है इस बार चाहती है कि वो और बेहतर करे, और बेहतर करने के बाद कुछ जो है जो सरकार बने। उनकी भी सब लोगों की अभिलाषा, इच्छाएं हैं, विश्वास है कि सरकार अगर बनती है तो उनका उसमें बेहतर से बेहतर सहभागी हो। लेकिन कांग्रेस जो है अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है सहल जी, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, चूंकि कांग्रेस यहाँ पर आरजेडी के कंधे पर चल रही है, कांग्रेस का बहुत ज्यादा जो है यहाँ वोटर नहीं है। बात है अल्पसंख्यक का और एम वाई समीकरण का, तो कहीं ना कहीं लालू यादव के प्रति एम का और वाई का दोनों का जो है सहानुभूति रहा है, लालू यादव के प्रति रुझान रहा है, विश्वास रहा है। तो कांग्रेस भी जानती है
कि अगर आरजेडी से वो अगर कुछ भी इधर उधर करती है तो निश्चित तौर पर नुकसान आरजेडी को नहीं कांग्रेस को होगा, क्योंकि आरजेडी का जितना सीट है उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा आरजेडी तो नहीं आएगा, क्योंकि बिहार में जो चुनाव हो रहा है एनडीए वर्सेज आरजेडी ही मान के चलिए, क्योंकि उसके सहयोगी पार्टी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाकपा माले हो, तमाम जो पार्टियां हैं उनकी कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। तो लालू वर्सेज जो है यहाँ पर एनडीए है, क्योंकि लालू का आज जमानत नहीं हो पाया। बात करें आपसे आखिरी सवाल ये कि अगर सीटों के मुताबिक देखा जाए तो आपका विश्लेषण, आप क्या, आपको क्या लगता है कितनी कितनी सीटें आ सकती है जेडीयू की, बीजेपी की, या बीजेपी को छोड़िए आप, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी को गिने, कितनी सीटें आपको लगता है, कितनी कितनी सीटें आ सकती है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि 2015 में जितने भी एग्जिट पोल या जो सर्वे जो किए गए थे वो तमाम सर्वे गलत साबित हुए थे बिहार को लेकर, और इस बार भी सभी जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी न्यूज चैनल को आप उठा के देखिए, सभी ने कहा कि नीतीश कुमार दोबारा बनने वाले हैं, एनडीए की जीत होने वाली है। 2015 में भी यही था और अब भी सर्वे कुछ इसी तरह के थे, लेकिन 2015 में तमाम सर्वे जो है वो गलत साबित हुए थे। आपको क्या लगता है, इस बार भी सर्वे गलत साबित होंगे? इस बार सीटें कितनी कितनी आ सकती है? सर्वे गलत सही तो वो तो 10 तारीख को पता चलेगा सहल जी, लेकिन जो समीकरण है, जिस आधार पे हम लोग बात करते हैं, जिस आधार पे हम लोग लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, तो 15 और 20 के चुनाव में काफी अंतर है। 15 में जो है नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता के जो विरोधी थे और जो प्योर कट्टर हिंदुवादी के विरोधी थे, बीजेपी के विरोधी थे, उसके विरोध में खड़ा हुए थे। और चूंकि क्षेत्रीय स्तर का राज्य स्तरीय चुनाव था तो यहाँ पर बिल्कुल उन लोगों को समर्थन मिला, वो लोग सरकार बनाए और जो भी हुआ उसके बाद महागठबंधन से अलग हुए, फिर एनडीए में शामिल हुए। तो यहाँ पे नीतीश कुमार को नुकसान दिख रहा है, जो 20 सीटें हैं उसमें आधा का नुकसान दिख रहा है। वो इमोशनल तो अपना तर्कस तो दिए ही है, लेकिन दिख रहा है आरजेडी को फायदा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात की कांग्रेस को भी, सहल जी, कांग्रेस को भी फायदा दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस भी गेन कर रही है, अब सीट के तादाद लेकिन वोट के मामले में गेन। और अबर जो है सीमांचल के लोग जो है जो एकदम बिल्कुल वो ठान चुके हैं कि एग्रेसिव होगा सीटों का, बीजेपी को भी सीटों का कुछ नुकसान होगा ऐसा लगता है, या बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाएगी, क्या लगता है? बीजेपी का सीट नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये बात दावे के साथ कर सकते हैं कि आज हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं और रिजल्ट आएगा तो देखिएगा बहुत कुछ इससे मिलता होगा कि जदयू को नुकसान उठाना पड़ रहा है और यहाँ पे महागठबंधन को फायदा होगा। और इसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा है तो आरजेडी और कांग्रेस को भी बराबर। जैसे हम लोग अभी चर्चा किए थे कांग्रेस का, तो कांग्रेस के प्रति भी अब देखिएगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो महज एक सीट जीता था और कांग्रेस पार्टी जीती लोकसभा में। तो और जो आए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है समीकरण जो है बिगाड़ देंगे और वो भी जो है वोट जो है अपने तरफ करेंगे। तो ओवैसी अगर करते हैं वोट, अगर ओवैसी की तरफ, चूंकि उनका भी एक अपना जनाधार है, जो भी क्षेत्र है वो आए या ना आए, लेकिन उनकी बातों को तवज्जो दिया जाता है। जिस तरीके से बड़े बड़े लीडरान है वो तवज्जो देते हैं। तो यही वजह है कि अगर ओवैसी इनका वोट काटते हैं तो नुकसान जो है ये आरजेडी को होगा, जदयू को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन कांग्रेस, सहल जी, वो फायदे में रहेगी। जिस तरीके से हमने जो विश्लेषण किया शैलेंद्र, तो हमें जो लगता है कि जेडीयू जो है वो तकरीबन 60 से 65 सीटों तक रह सकती है। अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी जो है वो 80-85 सीट के आसपास कुछ रहेगी। और इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो 35-40 के सीट के बीच में हो सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारा जो विश्लेषण जो आ रहा है उसमें ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी को सीधे यहाँ पर बहुमत मिल सकता है, इस तरह का लग रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से रुझान है, जिस तरीके से फीडबैक आ रहा है, जिस तरीके से वोटिंग हो रहा है, आप देखिएगा कि जहां जहां पर अब राघोपुर में जहां से तेजस्वी खड़ा है वहां पे 11:30 बजे तक 50% तक वोटिंग हो चुका था। तो 50% 11:30 बजे तक वोटिंग होना वो अपने आप में मायने रखता है। तो ये काफी कुछ इससे क्लियर हो जाता है, काफी कुछ साफ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि महागठबंधन को जो है प्रति जो है अब जो
उनके जो वोटर हैं, बिखराव की स्थिति कम दिख रहा है, चूंकि 2 फेज का चुनाव हो चुका है, अब 78 सीट का बाकी है और निर्णायक है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सेंध जो है एनडीए नहीं लगा सकता है और यहाँ बहुत कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा दिख रहा है। ये हम लोगों का विश्लेषण बोलता है, बाकी तो नतीजे 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मिला जुला कर जो विश्लेषण है तो ये टक्कर बहुत जबरदस्त है, कांटे की टक्कर है और यहाँ पर जो है एनडीए को खासकर जदयू को नुकसान जो है दिख रहा है कहीं ना कहीं और महागठबंधन जो है फायदे में नजर आ रहा है और उसके वोटर भी ग्रामीण इलाकों में जो है लगातार जो है एग्रेसिव वोटिंग जो है वो किए हैं। ये पूरा फीडबैक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भाई। तो जिस तरीके से हमने ये जो आज बिहार के चुनाव पर जो विश्लेषण किया, जो हमने बताया, और हमारा जो विश्लेषण है उसमें यही है कि जेडीयू जो है वो 60 प्लस रह सकता है, आरजेडी जो है वो 85 के आसपास, 85 से 90 के आसपास कुछ रह सकता है, कांग्रेस जो है वो 35 से 40 के आसपास रह सकता है। बीजेपी का क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन खास बात जो निकल कर ये आ रही है कि महागठबंधन का जो वोटर है वो बिल्कुल एमवाय समीकरण को लेकर चिपका हुआ है और जो पोलराइजेशन करने की जो कोशिश की जा रही है, ध्रुवीकरण की जो कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वो तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो यही लग रहा है, लेकिन आखिर में जो इंतजार करेगा कि 10 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर जी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।